तो देखो बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन पढ़ रहे थे हम लोग। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट, जैसे मैंने आपको बताया कि ओनली द वेव ट्रेवल्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। वेव जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल करता है, जबकि पार्टिकल जो है वो बैक एंड फोर्थ मूव कर सकता है, और जिस पॉइंट के अबाउट बैक एंड फोर्थ मूव करता है वो मीन पोजीशन कहलाती है ना। तो ये मैंने आपको बताया था। उसके बाद थर्ड पॉइंट है कि देयर इज अ रेगुलर फेस चेंज between the various particles of the medium. The particles ahead start vibrating a little later than the particle just proceeding it, है ना। यानी कि होता क्या है कि जैसे जैसे ये वेव आगे जाता है बच्चों, तो जैसे ये पार्टिकल ऊपर बैक एंड फोर्थ मूव कर रहा है, जिस पॉइंट के अबाउट मूव कर रहा है वो मीन पोजीशन है, फिर आगे वाला पार्टिकल भी वैसे ही कर रहा है, फिर आगे वाला पार्टिकल भी वैसा कर रहा है। तो ये ऐसा लगता है कि वेव ऐसे आगे जा रही है, डिस्टर्बेंस आगे जा रही है ना। तो वेव तो आगे जाता है, लेकिन पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट करते रहते हैं, ऐसे ऑसिलेट करते रहते हैं। तो ये जो ऑसिलेट करते हैं, तो ये अलग अलग टाइम पे ऑसिलेट करना चालू करते हैं। पहले किसी टाइम पे ये ऑसिलेट करना चालू करेगा, फिर ये किसी टाइम पे ये ऑसिलेट करना चालू हुआ। तो हो सकता है पहले वाला जो पार्टिकल वो अभी यहीं पे हो, दूसरा वाला पार्टिकल, पहले वाला पार्टिकल ऊपर पहुंच चुका हो, दूसरा वाला पार्टिकल कहीं बीच में हो, उसके आगे वाला पार्टिकल अभी चला ही नहीं है। तो इस तरीके से क्या होता है बच्चों कि अलग अलग टाइम पे इनकी पोजीशन अलग अलग होती है पार्टिकल्स की, वेव मोशन आगे चलता है। तो उसको फेज बोलते हैं ना। तो नाम से घबराने की जरूरत नहीं है, टेक्निकल टर्म है। हायर क्लासेस में ज्यादा अच्छा आपको समझ में आएगा कि फेज का क्या मतलब है। यहाँ पे उस तरीके की हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप ये सोच सकते हो ऐसे कि अलग अलग टाइमिंग पे इनकी पोजीशन अलग अलग होती है। तो फेज से रिलेशन आप ऐसे कर सकते हो कि पोजीशन अलग अलग है ना। तो देयर इज रेगुलर फेज चेंज, तो इनकी पोजीशन अलग होती है, तो फेज चेंज होता रहता है ना। पोजीशन लगातार चेंज होती रहती है, तो फेज भी चेंज होता रहता है। तो फेज चेंज बिटवीन द वेरियस पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, है ना। तो मेरे ख्याल से आपको ये पॉइंट भी क्लियर होगा। फोर्थ जो प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो है वेलोसिटी ऑफ वेव is different from the velocity. Velocity of wave is different from the velocity which particles of the medium are vibrating about their mean position. देखो पार्टिकल्स ऐसे मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट कर रहे हैं और वेव ऐसे जा रहा है। अच्छा, वेव की जो वेलोसिटी है बच्चों, वो कांस्टेंट स्पीड से आगे बढ़ती है वेव, लेकिन पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं होती, वो लगातार चेंज होती है। ये भी आप हायर हायर क्लास में सीखेंगे। इसलिए वो बोला गया है कि जो पार्टिकल्स की स्पीड है वो वेव स्पीड से अलग होती है, सेम नहीं होती है ना। द वेलोसिटी ऑफ वेव इज डिफरेंट फ्रॉम द वेलोसिटी विथ विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेटिंग अबाउट देयर मीन पोजीशन। द वेव ट्रेवल्स इन अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अनलाइक जो कि वेलोसिटी नहीं होती पार्टिकल की, यूनिफॉर्म नहीं होती, वो चेंज होती लगातार है। अनलाइक द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स इन डिफरेंट पोजीशंस। तो मेरे ख्याल से आपको ये चारों पॉइंट जो है अब वो क्लियर होंगे अच्छे से ना बच्चों। तो यहाँ पे मैं ड्राइंग क्लियर करता हूँ और फिर आगे के पॉइंट पे आते हैं, डेट इज प्रोपगेशन ऑफ साउंड। तो देखिए बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया कि डिस्टरबेंस जो है वो क्रिएट होता है मीडियम में, फिर वो डिस्टरबेंस आगे बढ़ता है, पार्टिकल अपने ही जो पोजीशन है उस पर वाइब्रेट करते हैं। इसका मतलब अगर साउंड भी वेव है तो साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए वाइब्रेशन चाहिए, है ना। तो वाइब्रेशन से ही साउंड प्रोड्यूस होगा। तो सोर्स जो है साउंड के लिए वो वाइब्रेशन होता है। तो वाइब्रेशन क्रिएट करेंगे तो साउंड क्रिएट होगा, है ना। मतलब ये है। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि वी हैव लर्न दैट वाइब्रेशन प्रोड्यूसेस साउंड। ये तो आपने 8th क्लास में ही पढ़ा है। दस वी नीड अ मटेरियल बॉडी फॉर प्रोड्यूसिंग वाइब्रेशन। तो हमें ऐसी बॉडी चाहिए जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर पाए। इट कैन ऑल्सो बी सेड दैट अ मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर साउंड। और मीडियम भी चाहिए साउंड के लिए, बिना साउंड के, बिना मीडियम के साउंड ट्रेवल नहीं करेगी। ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो साउंड कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड्स, लिक्विड और गैसेस। मीडियम के लिए या तो लिक्विड मीडियम होगा, या एयर मीडियम है तो गैस मीडियम है, या सॉलिड है तो सॉलिड मीडियम होगा, है ना। तो साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। तो वैक्यूम से वो ट्रेवल नहीं कर सकता, कोई ना कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट है। अभी आप आगे चलेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मीडियम की क्यों रिक्वायरमेंट है ना बच्चों। द मैटर ऑफ सब्सटेंस थ्रू विच साउंड इज ट्रांसमिटेड इज कॉल्ड मीडियम। तो जिस भी सब्सटेंस या मैटर के थ्रू साउंड ट्रेवल करेगा उसको मीडियम कहेंगे। अच्छा, ये साउंड मीडियम, साउंड को मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है तभी साउंड फ्लो करती है। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट भी किया जाता है, 8th क्लास में भी आपने देखा होगा। वो एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ऐसे ग्लास जार ले लेते हैं बच्चों। ग्लास का ऐसे आपने जार ले लिया, ग्लास जार, और ये ग्लास जार में क्या किया जाता है बच्चों, यहाँ पर इस तरीके से आप चाहो तो एक अलार्म घड़ी लगा दो, है ना। इसमें एक अलार्म क्लॉक लगा दो आप, और इस साउंड जार को बिल्कुल क्या कर दो, पैक कर दो। और इसमें से वैक्यूम, मतलब इसमें से एयर पहले बाहर निकाल लो, वैक्यूम पंप से, वैक्यूम पंप से।
आप जब वैक्यूम पंप से एयर पूरी बाहर निकाल लोगे और फिर इसको बंद कर दोगे तो अंदर कोई भी एयर का पार्टिकल नहीं है, मतलब वैक्यूम क्रिएट हो गया है और उसमें अलार्म क्लॉक रखी है। अभी जब अलार्म क्लॉक चलेगी, बजेगी, तो फिर आपको ये सुनाई नहीं देगी, आपको सुनाई नहीं देगी, क्योंकि अलार्म क्लॉक की में जो साउंड है वो साउंड यहाँ से प्रोड्यूस तो हुआ, लेकिन क्योंकि मीडियम नहीं है तो वो ट्रांसफर होकर दूसरी जगह पे नहीं पहुंच पाया। तो अगर मीडियम नहीं होता है तो साउंड ट्रेवल करती नहीं है, ट्रेवल नहीं करेगी तो आपको सुनाई भी नहीं देगी। तो ये एक्सपेरिमेंट प्रूफ करता है कि साउंड को चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट है। बिना मीडियम के साउंड जो है वो क्रिएट या प्रोपोगेट नहीं कर सकती है ना बच्चों। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये टेक अ ग्लास जार कनेक्टेड टू अ वैक्यूम पंप, पहले वैक्यूम पंप से कनेक्ट कर दो, प्लेस एन इलेक्ट्रिक बल्ब इनसाइड, उसमें इलेक्ट्रिक बेल प्लेस कर दो इनसाइड, स्विच ऑन द बेल, जब आप बेल बजाएंगे वी विल हियर द साउंड, तब आप साउंड सुनोगे क्योंकि अभी एयर के पार्टिकल्स हैं। नाउ स्लोली सक आउट द एयर विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप, अब वैक्यूम पंप से जो है आप एयर बाहर निकालते जाओ। वी विल नोटिस दैट साउंड फेड स्लोली, साउंड जो है उसकी कम होती जाएगी स्लोली इवेंचुअली, है ना। वी कैन नॉट हियर एनी साउंड, और फाइनली वो आपको कोई भी साउंड सुनाई देगी ही नहीं। दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट साउंड ट्रेवल्स थ्रू एयर नॉट थ्रू वैक्यूम। तो एक्सपेरिमेंट बता रहा है कि साउंड जो है वो एयर के थ्रू ट्रेवल कर सकता है, वैक्यूम के ट्रेवल नहीं कर सकता, है ना। इसलिए लिखा गया है कि नाउ वी नो दैट साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल, इसलिए बोला गया है कि साउंड जो है वो मीडियम चाहिए उसको ट्रेवल करने के लिए, बिना मीडियम के ट्रेवल नहीं करेगी साउंड। बट द मीडियम मस्ट बी मटेरियल मीडियम, मटेरियल मीडियम होना चाहिए, है ना, इलास्टिक होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, इट मे बी सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है या गैस हो सकता है ना बच्चों। तो अब देखा जाए तो मैं आपको आगे चल के समझाता हूँ कि साउंड जो है वो किसी मीडियम में बच्चों कैसे कैसे क्या होती है बच्चों, प्रोड्यूस होती है, कैसे प्रोपगेट करती है, और हमें हमें ईयर में कैसे सुनाई देती है। तो प्रोपगेशन ऑफ साउंड पे अब हम चर्चा करते हैं ना। तो मैं आपको डायरेक्ट डायग्राम से समझाता हूँ, आपको जल्दी से चीजें समझ में आ जाएंगी। तो देखो बच्चों, अब हम यहाँ पे प्रोपगेशन ऑफ साउंड देख रहे हैं। प्रोपगेशन ऑफ साउंड कैसे होता है इसको थोड़ा सा समझने के लिए यहाँ पे हम डायग्रामेटिकली चीजों को समझ लेते हैं, बाकी पढ़ तो लेंगे ही आप, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो देखो भाई, होगा क्या, जैसे मान लीजिए कि स्ट्रिंग है और ये अनडिस्टर्ब्ड एयर है। एयर मतलब ये ऐसे लाइन से बना हुआ है, लेकिन एयर जानते हो एयर के ऐसे पार्टिकल्स होंगे बच्चों, क्योंकि अभी ये इसमें कोई भी डिस्टरबेंस नहीं है, तो इनके बीच में यूनिफॉर्म स्पेसिंग होगी बच्चों, यूनिफॉर्म स्पेसिंग होगी, मतलब हर पार्टिकल एक दूसरे से बराबर बराबर दूरी पे होगा। ये बात आपको समझ में आ रहा है, एयर पार्टिकल्स हैं, लेकिन यहाँ पे पार्टिकल्स बार बार बना नहीं सकते हैं, तो हम इनको स्ट्रेट लाइन से शो कर रहे हैं, और दो सबके बीच में इक्वल दूरी है, तो ये एयर ऐसे मान लेते हैं कि इक्वी स्पेसिंग पर है, तो अनडिस्टर्ब्ड एयर है, अभी इसको डिस्टर्ब नहीं किया गया है। और बाजू में आपने एक थ्रेड बांध दिया, रबड़ बांध दी, जो भी आप बोलो, है ना। अब क्या करोगे आप कि अब आप इस रबड़ को ऐसे खींच दें बच्चों, खींच दें, ऐसे खींच दोगे, छोड़ दोगे तो ये ऐसे 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 वाइब्रेट करेगी, ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगी। तो सोचो जब रबड़ की पोजीशन ये थी, अपनी मीन पोजीशन से वो इस पोजीशन पे थी, तो इस जब ये रबड़ ऐसे आई होगी, इस डायरेक्शन में आई होगी, तो इसने जो एयर के पार्टिकल्स हैं, एयर के पार्टिकल्स है, उसको इधर धक्का दिया होगा बच्चों, इधर धक्का दिया हुआ। तो अब एयर के पार्टिकल्स धक्का मिला है, तो इसके कारण ये पास 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 आ गए। यानी कि पहले इसकी डेंसिटी कुछ थी, ये दूर दूर थे, दूर दूर थे, अब यहाँ पे इनकी डेंसिटी इंक्रीज हो गई है, पास पास आ गए, पास पास आ गए। जब ऐसी स्थिति होती है कि पास पास आ जाते हैं, पास पास आ जाते हैं बच्चों एयर के पार्टिकल्स, तो उसे बोलते हैं हम कंप्रेशन, उसे बोलते हैं बच्चों कंप्रेशन। फिर उसके बाद ये पार्टिकल जो है ये वापस अपनी मीन पोजीशन पे आएगा रबड़, और फिर मीन पोजीशन से पीछे की तरफ जाएगी। देखो ये पीछे की तरफ चली गई, मान लो बच्चों, जब ये पीछे की तरफ गएगी तो यहाँ पे तो खाली जगह बन गया, खाली स्पेस हो गया ना, वैक्यूम। तो ये एयर के पार्टिकल्स थोड़े 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 यहाँ पे दूर दूर हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे, नॉर्मल से दूर दूर, क्योंकि काफी जगह मिल गई। जब ये पार्टिकल्स नॉर्मल डेंसिटी से दूर दूर हो जाते हैं और डेंसिटी घट जाती है, तो उसको बोलते हैं रेयरफेक्शन बच्चों। उस पोजीशन को, उस रीजन को क्या बोला जाता है, रेयरफेक्शन। और ये जो कंप्रेशन वाला रीजन था ये थोड़ा सा आगे आ जाएगा, तो यहाँ पे पास पास आ जाएंगे, तो ये आगे आ गया कंप्रेशन, पीछे आ गया रेयरफेक्शन। फिर ये कंटिन्यूसली मोशन ऐसे ऐसे होता रहेगा बच्चों। तो इस तरीके से बार बार क्या बनेगा, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन। होगा क्या कि ये आपका मान लीजिए कि
कोई साउंड का सोर्स है ना, स्पीकर है, स्पीकर ये साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो पहले वहां कंप्रेशन बना, फिर रेयरफेक्शन होगा, फिर कंप्रेशन होगा, फिर रेयरफेक्शन होगा। अब याद रखेंगे बच्चों, कंप्रेशन का मतलब हाई प्रेशर, प्रेशर ज्यादा हो जाता है एयर का, और लो कंप्रेशन मतलब रेयरफेक्शन का मतलब वहां पे लो प्रेशर होता है। तो आप इतना समझें कि कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के रीजन बन रहे हैं वाइब्रेशन की वजह से। तो एयर जो है वो डिस्टर्ब हो गई है और उसमें कंप्रेशन रेयरफेक्शन के फॉर्म में आगे एयर ट्रेवल कर रही है, एनर्जी ट्रेवल कर रही है। तो फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफेक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफेक्शन, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन। तो इस तरीके से साउंड आगे प्रोपगेट करती रहती है। और फाइनली क्या होता है बच्चों, फाइनली जब ये आपके ईयर में आती है, ईयर में, तो ईयर में एक बच्चों ऑर्गन होता है, सेंस करता है जो इस प्रेशर डिफरेंस को, अलग अलग प्रेशर को, उसको बोलते हैं ईयर ड्रम। ईयर ड्रम। तो क्या होगा कि जैसे ये कंप्रेशन आएगा तो हाई प्रेशर आएगा, तो ईयर ड्रम ऐसे मुड़ जाएगा। जब रेयर फ्रैक्शन होगा तो लो प्रेशर आएगा, तो ईयर ड्रम ऐसे मुड़ जाएगा। फिर कंप्रेशन आएगा तो ऐसे मुड़ेगा, तो ईयर ड्रम ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता रहता है। इस तरीके से वाइब्रेट करता है बच्चों ईयर ड्रम, ऐसे ऐसे, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन। तो जब ईयर ड्रम वाइब्रेट करने लगता है, तो फिर वो आपके अंदर के जो ईयर के सिग्नल्स हैं, सेंसर हैं, वो सेंस कर लेते हैं कि कोई साउंड आ रही है, और उसको सेंस करके हमारा ब्रेन जो है बच्चों वो करता है, उसको एनालाइज करता है। तो हमें समझ में आता है कि हमें कोई साउंड सुनाई दे रही है, हमें कुछ बातें सुनाई दे रही है। तो इस तरीके से साउंड प्रोपोगेट करता है और इस तरीके से हमें सुनाई देती है, बात है ना। तो बाकी आपका लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा उसको। मैंने आपको बता दिया कि साउंड का प्रोपगेशन कैसे होता है, और मतलब रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन के फॉर्म में होता है। रेयर फ्रैक्शन का मतलब हाई डेंसिटी रीजन, सॉरी रेयर फ्रैक्शन का मतलब लो डेंसिटी रीजन और लो प्रेशर, और कंप्रेशन का मतलब हाई डेंसिटी रीजन और हाई प्रेशर। तो एयर जो है, साउंड जो है वो एयर में किसके फॉर्म में ट्रेवल करती है बच्चों, किसके फॉर्म में ट्रेवल करती है, तो वो ट्रेवल करती है कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के फॉर्म में, है ना। और यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो ये पार्टिकल्स थे एयर के। तो एयर के पार्टिकल्स अपनी जगह पे ऐसे ऑसिलेट करते हैं, ऐसे मीन पोजीशन के अबाउट, ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरीके से आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। और इसमें वेव जो है वो भी ऐसे चलती है। यानी ये वेव मोशन का जो डायरेक्शन है वो पार्टिकल के वाइब्रेशन के डायरेक्शन के पैरेलल है, पैरेलल है, पैरेलल। तो साउंड जो वेव है बच्चों, अगर मैं मोशन ऑफ पार्टिकल्स की बात करूं तो उस पे बेसिस पे क्लासिफाई किया जाए, तो इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। साउंड वेव इज अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव का मतलब कि आपका वेव जो मोशन है वो पैरेलल टू मोशन ऑफ पार्टिकल है, पैरेलल टू मोशन ऑफ पार्टिकल है। इसमें एयर पार्टिकल्स भी ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं और वेव मोशन भी है वो भी ऐसे हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में होता है, पैरेलल होते हैं आपस में। तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। जबकि मैंने अभी आपको बताया था कि स्ट्रिंग के केस में अगर आप स्ट्रिंग को ऐसे ऊपर नीचे करोगे तो उसमें वेव ऐसे आगे जाती हुई दिखाई देगी। तो वेव के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर पार्टिकल के मोशन का डायरेक्शन है इसमें, स्ट्रिंग के केस में। तो ऐसी वेव्स जिसमें पार्टिकल की जो डायरेक्शन है, मीडियम के पार्टिकल्स की जो मोशन की डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर टू वेव मोशन हो, उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव बच्चों, उसको बोलते हैं। तो वेव जो है वो मोशन ऑफ पार्टिकल्स के टर्म्स में भी दो प्रकार से क्लासिफाई की गई है, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव कहलाती है, एक ट्रांसवर्स वेव कहलाती है ना। तो मेरे ख्याल से आपको साउंड का प्रोपोगेशन भी क्लियर हो गया होगा, और साउंड वेव को लॉन्गिट्यूडनल वेव क्यों कहते हैं वो भी आपको समझ में आ गया होगा, और ट्रांसवर्स वेव का मतलब क्या होता है ये भी समझ में आ गया होगा, है ना। तो आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, फिर से वही बात है, वेव जो है वो पीरियोडिक डिस्टरबेंस है, मटेरियल मीडियम में वाइब्रेशन के कारण आता है। तो पार्टिकल्स में एनर्जी ट्रांसफर होती है मीडियम पार्टिकल्स में, इज कॉल्ड वेव, तो इसी को वेव बोलते हैं। द मूवमेंट ऑफ डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस इन वन पार्ट ऑफ मीडियम एंड अदर इन्वॉल्विंग द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बट नॉट द ट्रांसफर ऑफ मैटर। तो मैटर का ट्रांसफर नहीं होता, मास का ट्रांसफर नहीं होता, केवल एनर्जी का ट्रांसफर होता है। इसी मोशन को वेव मोशन कहते हैं ना। तो ये आपको लिखा हुआ। और जैसे मैंने बताया था, वेव मोशन दो प्रकार के होते हैं, मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो मैकेनिकल वेव्स क्या होती है बच्चों, अ मैकेनिकल वेव इज अ पीरियोडिक डिस्टरबेंस, पीरियोडिक डिस्टरबेंस, यहाँ पे बच्चों सही कर लेना, विच पीरियोडिक डिस्टरबेंस है विच रिक्वायर्स मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। तो मीडियम या तो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, लेकिन मीडियम का रिक्वायरमेंट है, तभी आपका वेव प्रोपगेट होगा, इसलिए इसको मैकेनिकल वेव्स कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ वाटर वेव, साउंड वेव्स, स्प्रिंग के द्वारा वेव्स,
या स्ट्रिंग के द्वारा वेव्स, जैसे मैंने आपको समझाया, ये सब जो है बच्चों आपके एग्जाम्पल हैं कौन सी वेव के, मैकेनिकल वेव्स के, है ना बच्चों। तो वेव प्रोपगेशन मैकेनिकल वेव्स फॉलोइंग फैक्टर्स, तो आपका ये फॉलोइंग फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, डेंसिटी ऑफ मटेरियल, इनर्शिया ऑफ मटेरियल मीडियम, इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल मीडियम। ज़्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस नाम याद रख लो, बाकी इसके बारे में आप हायर क्लासेस में और ज़्यादा चीज़ें सीखेंगे, है ना। तो आई होप आपको मैकेनिकल वेव सब क्लियर हुआ। तो देखो बच्चों, उसके बाद जो दूसरे टाइप की वेव होती है वो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो जैसे मैंने बताया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में पीरियोडिक डिस्टर्बेंस है, डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। तो उसके लिए प्रोपगेशन के लिए कोई मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जैसे लाइट वेव्स, एक्सरेज, रेडियो, माइक्रो। अच्छा, स्पीड ऑफ लाइट भी याद रखेंगे कि इनकी वेव जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसकी बहुत हाई स्पीड होती है, लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे आपको मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इन दोनों में डिफरेंस दिए हैं कि भाई क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो याद रखेंगे, मैकेनिकल वेव्स रिक्वायर मटेरियल मीडियम टू प्रोपगेट, मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है प्रोपगेशन के लिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोपगेशन के लिए कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं, डू नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम टू प्रोपगेट। एग्जाम्पल आपके सामने ही है, साउंड वेव्स, लाइट वेव्स, रेडियो वेव्स, है ना। तो वो भी आप पढ़ लें। मैकेनिकल वेव कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, वैक्यूम के थ्रू मैकेनिकल वेव ट्रेवल नहीं कर सकती, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन थ्रू ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, तो वैक्यूम के थ्रू वो ट्रेवल करती है। मैकेनिकल वेव जो है वो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स दोनों हो सकती है, जैसे मैंने आपको बताया था अभी, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स का मतलब। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो केवल ट्रांसवर्स होती है बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लॉन्गिट्यूडनल नहीं होती, ये बात भी आप ध्यान रखोगे, है ना। फिर स्पीड ऑफ मैकेनिकल वेव इज वेरी, मतलब आप ये बोल सकते हो कि कंपैरिजन टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, मैकेनिकल वेव की स्पीड जो है वो लो होती है, लो होती है, लो मतलब इतनी लो भी नहीं होती। जैसे साउंड की स्पीड है तो 344 मीटर पर सेकंड होगी, आगे हम देख लेंगे, ये लिखा भी है देखो, स्पीड ऑफ साउंड 330 मीटर पर सेकंड। तो ये अच्छी खासी स्पीड है, जो हमारी हाईएस्ट रेसिंग कार है उससे भी ज्यादा स्पीड है ये। लेकिन फिर भी हम इसको लो बोल रहे हैं, क्यों लो बोल रहे हैं? इन कंपैरिजन टू स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ लाइट, ये साउंड नहीं है बच्चों, ये सही कर लेना, दिस इज स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट लेकिन देखो कितनी ज्यादा है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी ये 3 × 10⁻5 किलोमीटर पर सेकेंड है, यानी 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में। तो इसके कंपैरिजन में 330 मीटर पर सेकंड तो बहुत छोटा है ना, इसलिए इसको लो बोल रहा हूँ। बाकी नॉर्मल डेली लाइफ से अगर आप कंपेयर करोगे तो स्पीड ऑफ साउंड भी बहुत अच्छी खासी है। स्पीड ऑफ वेव डिपेंड्स अपॉन द सरफेस मीडियम पे डिपेंड करता है इन विच दे प्रोपगेट, जबकि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज मटेरियल मीडियम इज लेस देन दैट इन एयर। तो एयर में बच्चों इतनी स्पीड है, लेकिन जैसे ही दूसरे मीडियम में जाएगा तो इससे स्पीड जो है वो कम हो जाती है ना। तो ये डिफरेंसेस हैं, आपको याद होना चाहिए, तो आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जैसे मैंने आपको बोला था कि जो वेव्स हैं बच्चों, वो भी दो प्रकार की होती हैं इन टर्म्स ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल्स, है ना। पार्टिकल के मोशन के हिसाब से, वेव मोशन के हिसाब से, तो एक होती है ट्रांसवर्स वेव और एक होती है बच्चों कौन सी वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो जैसे मैंने आपको बताया था, ट्रांसवर्स वेव का मतलब है का वेव मोशन इन विच वाइब्रेशंस ऑफ पार्टिकल आर परपेंडिकुलर ट्रांसवर्स टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। देखो ये स्प्रिंग में वेव ऐसे हो रहा है, तो पार्टिकल जो ऊपर नीचे हो रहे हैं और वेव जो है वो राइट की तरफ जा रही है, तो ये आपस में परपेंडिकुलर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, ट्रांसवर्स वेव। तो ये आप पढ़ लेना। अब ट्रांसवर्स वेव जब ऐसे चलती है बच्चों, तो मीन पोजीशन के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, जब ये वेव का फॉर्म होता है तो इसको बोलते हैं क्रस्ट, और नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं बच्चों ट्रफ। तो आपने 8th में पढ़ा होगा, 8th क्लास में, है ना। तो क्रस्ट ट्रफ होता है, जबकि लॉन्गिट्यूडनल वेव में जो हाई डेंसिटी रीजन होता है उसको कंप्रेशन बोलते हैं, और जो लो डेंसिटी रीजन होता है उसको रेयरफैक्शन बोलते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव में एक और अंतर है ना। तो आई होप आपको ये पॉइंट भी बच्चों क्लियर हुआ। बाकी एक बार इसको रीड कर लीजिए आप, है ना, ये क्रस्ट ट्रफ, ये देख लेना बच्चों। तो यहाँ पे एक चीज और आप समझ लें कि जैसे ये क्रस्ट है और ये क्रस्ट है, तो दो क्रस्ट के बीच की दूरी या दो ट्रफ के बीच की दूरी, देखो दो ट्रफ के बीच की दूरी, दो क्रस्ट के बीच की दूरी या दो ट्रफ के बीच की दूरी, इसको बोलते हैं बच्चों वेवलेंथ। वेवलेंथ
आगे चल के इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। तो दो कंजिक्यूटिव क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस जो होगी वेव में, लॉन्गी ट्रांसवर्स वेव में, या दो ट्रफ के बीच की दूरी होगी ट्रांसवर्स वेव में, उन उसको हम बोलेंगे, वो दोनों जो डिस्टेंस सेम होती है उसको लैम्डा बोलते हैं, डेट इज वेवलेंथ। वेवलेंथ, तो इस तरीके से इसको वेवलेंथ कहा जाता है ना बच्चों। बाकी अभी आएंगे तो उस पर हम समझेंगे कि बहुत सारे टर्म्स होते हैं, वेवलेंथ, टाइम पीरियड, तो वो हम पूरा वेव फॉर्म में क्लियर करेंगे, उसमें टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, है ना। यहाँ पे छोटा सा पॉइंट था जो मैंने आपको बता दिया। तो अगर हम और नीचे आए बच्चों, तो नीचे जो है वो है आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो जैसे मैंने बताया कि अ वेव इन विच पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेव ट्रेवल्स, तो उसी को क्या बोलते हैं बच्चों, लॉन्गिट्यूडनल वेव। और लॉन्गिट्यूडनल वेव देखो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन। तो यहाँ पे दो रेयर फ्रैक्शन के बीच का डिस्टेंस और दो कंप्रेशन, कंजिक्यूटिव कंप्रेशन के बीच का जो दूरी होती है बच्चों, वो आपका क्या कहलाता है, वेवलेंथ। वहां पे क्रस्ट के बीच की दूरी या ट्रफ के बीच की दूरी, तो वो आपका वेवलेंथ कहलाता है। और लॉन्गिट्यूडनल वेव में दो कंप्रेशन और दो रेयर फ्रैक्शन के बीच की दूरी को वेवलेंथ कहा जाता है ना। तो मेरे ख्याल से इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बात आपको समझ में आती है। ये बच्चों एक डिवाइस होती है जिसको बोलते हैं, मतलब ये आपको हायर क्लासेस में प्रैक्टिकल में मिलती है, ट्यूनिंग फॉर्क कहा जाता है। तो इस ट्यूनिंग फॉर्क को जब आप टच करते हो भाई किसी मीडियम से, भाई किसी हार्ड सरफेस में आप इसको ऐसे टच करोगे तो ये वाइब्रेशन देगा, तो कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन बनते हैं फिर एयर्स में, है ना। तो वो आप कभी फिजिक्स लेबोरेटरी जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा ना, ट्यूनिंग फॉर्क बोलते हैं। बाकी बच्चों ये आप जो है इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, है ना। मैंने आपको समझा तो दिया ही था प्रोपगेशन में, है ना, लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में। तो वहां से आप देख लेना, इसको एक बार रीड कर लेना। और फिर उनके बीच में डिफरेंसेस, तो पहला डिफरेंस तो यही है कि भाई पार्टिकल ऑफ अ मीडियम वाइब्रेट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, जबकि ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल ऑफ मीडियम राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन, मतलब परपेंडिकुलर होता है ना। फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेट कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन, जबकि ट्रांसवर्स वेव में आपका क्रस्ट एंड ट्रफ बनता है ना, टफ बनता है। तो ये मैंने आपको बताया था, ट्रफ बनता है। फिर उसके बाद जो वेव है लॉन्गिट्यूडनल, वो मीडियम में जाती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। दीज वेव्स कैन बी फॉर्म्ड इन सॉलिड, तो या तो ये सॉलिड में बनती है या तो ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड ओनली। तो गैसेस में आप बना लोगे ऐसा नहीं है ना, लिक्विड की सरफेस पे बनेगी या सॉलिड्स में बनती है ट्रांसवर्स वेव जो है। जबकि लॉन्गिट्यूडनल वेव तीनों में बन सकती है, सॉलिड में भी, लिक्विड में, गैस में भी। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स प्रोपगेट देयर प्रेशर चेंजेस इन द मीडियम, तो मैंने आपको बताया ना प्रेशर चेंज होता है, कंप्रेशन जो है वो हाई प्रेशर रीजन होता है, रेयर फ्रैक्शन जो है वो लो प्रेशर रीजन होता है। जबकि ट्रांसवर्स वेव में देयर इज नो प्रेशर चेंजेस इन द मीडियम, तो उसमें प्रेशर का चेंज नहीं आता है ना बच्चों, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। these waves can be only indirectly represented by a sine curve, है ना। तो साइन फंक्शन है, वो हायर क्लासेस में आपको बताया जाएगा। साइन कर्व होता है बच्चों इस तरीके का, है ना। साइन का अगर आप साइन थीटा, मैंने आपको बताया था ना वर्क एनर्जी पावर में, तो साइन थीटा का जब आप बनाते हो तो वो ऐसे शेप का बनता है। तो वैसे ही शेप होता है जैसे आपका ये कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन का जब आप निकालोगे, एनालिसिस करते हो, तो ऐसा ही एक वो आता है बच्चों इसमें, है ना, फंक्शन आता है साइन का, इसलिए वो बोला गया है। बाकी घबराने की जरूरत नहीं है, हमें इस 9th के कोर्स में नहीं है तो हम यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं उस चीज को, है ना। तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, केवल फैक्ट के रूप में आप याद रखें। दीज वेव कैन बी डायरेक्टली रिप्रेजेंट बाई साइन कर्व, ये दोनों में सिमिलरिटी है, दोनों को साइन कर्व से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। तो दिस कैन नॉट बी पोलराइज एंड दिस कैन बी पोलराइज। अच्छा, पोलराइजेशन एक फिनोमेना होता है बच्चों, है ना। पोलराइजेशन में क्या होता है कि हम वेव के किसी पार्ट को ट्रांसमिट कर सकते हैं और किसी पार्ट को रोक सकते हैं। तो ट्रांसवर्स वेव में पोलराइजेशन हो सकता है जबकि इसमें नहीं हो सकता। बाकी ये भी हायर क्लासेस का पार्ट है, केवल फैक्ट के रूप में याद रखें, ज्यादा उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। पोलराइजेशन एक अलग फिनोमेना होता है। तो याद रखेंगे कि पोलराइजेशन का जो फिनोमेना है वो केवल ट्रांसवर्स वेव में हो सकता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में नहीं हो सकता। बस इतना याद रखें, बाकी आपको टेंशन नहीं लेना है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको बात बच्चों क्लियर होगी।